हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईबीपीएस आरआरबी 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जो नोटिफिकेशन आया है वो किस किस पोस्ट के लिए आया है। सबसे पहले देखिए, जो अधिकतर लोग जो भरते हैं वो भरते हैं आपका ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए, और उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ के लिए। लेकिन इसके अलावा भी जैसे लॉ ऑफिसर है, ऑफिसर ग्रेड 3 है, मार्केटिंग मैनेजर है, बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 है, लॉ ऑफिसर है, आईटी ऑफिसर है, ट्रेजरी मैनेजर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, और आपका सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा दो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं या हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वो आपका ऑफिस असिस्टेंट और बैंक पीओ की जॉब के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी जो डेट्स हैं उसको एक साथ रख लिया है कि नोटिफिकेशन आपका 7 जून को आ चुका है। इसके बाद आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और ये कब खत्म होगा, 28 जून तक, यानी 8 जून से 28 जून, यानी कि 20 दिन का टाइम है आपको फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो कॉल लेटर है वो 9 जुलाई को आपका आएगा, और जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो आपका 19 से 25 तारीख तक जुलाई में ये आपका ट्रेनिंग शेड्यूल जाएगा। कॉल लेटर आपका जुलाई में, यानी कि जब इसका ट्रेनिंग शेड्यूल के बाद, यानी मान लीजिए कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई पे, यानी मान लीजिए 25 से 30 के बीच में आपका जो कॉल लेटर है प्रीलिम एग्जाम का वो आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम है यानी कि आईबीपीएस पीओ और आरआरबी का और जो क्लर्क है उसकी ये इन्होंने एक डेट दी है कि 1/7/8 ये अगस्त में होगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्योंकि अगस्त में होगा तो मान के चलिए कि भाई 15 अगस्त जो है आपका लास्ट है जो आपका एग्जाम होगा, और अगस्त में इसका रिजल्ट दे देंगे तो मान के चलिए हफ्ते भर के बाद 21 या 22 अगस्त तक या 25 अगस्त तक उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आपका मेन का एडमिट कार्ड आ जाएगा सितंबर में, और जो मेन का एग्जाम है वो है आपका 25 सितंबर को। ठीक है, ये आपका एग्जाम है। तो यानी आप ये देखिए कि प्री आपका अगस्त में है और फिर आपका सितंबर में, तो ऑलमोस्ट अगर मैं मानूं यहाँ पे तो लगभग लगभग 15 और 25, तो लगभग 40 दिन का टाइम होगा आपको मेन के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, मेन एग्जाम 25 सितंबर है, और ऑफिस असिस्टेंट का जो मेन एग्जाम है वो 3 अक्टूबर को है। ठीक है, यानी कि पीओ वाला एग्जाम जो होगा वो जल्दी हो जाएगा, और क्लर्क वाला आपको 3 अक्टूबर को इसका एग्जाम है। और उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है कि अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, तो अप्रॉक्सीमेट 50 दिन का टाइम मिलेगा आपको क्लर्क के लिए। तो बहुत सही है। इसके बाद फिर आपका जो इंटरव्यू है, क्योंकि 3 अक्टूबर को आ जाएगा तो मान के चलिए इसका रिजल्ट भी आपका 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। फिर आपके इंटरव्यू हो जाएगा। जैसे ही आपको पता है क्लर्क में तो इंटरव्यू होगा नहीं, लेकिन जो आपका पीओ है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, वहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा अक्टूबर और नवंबर में। और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो जनवरी 2022 में अलॉटमेंट आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो मैंने एक बार में कवर कर दी है, वो आपको अपने दिमाग पे रख के उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर देखिए वैकेंसी डिटेल है 2021 की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो क्लर्क की पोस्ट है वो क्लर्क है आपका 5305 पोस्ट है आपकी, और ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो 4119 आपकी पोस्ट है, और बाकी सारी जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की पोस्ट अलग है, यूआर की अलग है, 387 है, फिर 1711 है। एक बात इंपॉर्टेंट जो ये है कि अगर जो लोग ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे वो इतना याद रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपका एग्जाम की जब ये नोटिफिकेशन निकला है यानी कि 7 जून, तो 7 जून के पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग पे अच्छी तरीके से रखना है। क्लियर है? जैसे ऑफिसर स्केल 2 की जो टोटल पोस्ट है वो 25 है, फिर ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर की 43 है, और ट्रेजरी की 9 है। तो ये कुछ कुछ पोस्ट हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो है आपका क्लर्क और पीओ के लिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने 2021 की फिर आगे भी इन्होंने पूरी दे दी है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो टोटल अब की बार पोस्ट निकली है वो निकली है 10,676 पोस्ट निकली है जो हमारी टोटल है। ये सब अलग अलग है कि जैसे ये आपका यूआर के लिए हो गया, ये ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, ओबीसी के लिए हो गया, एसटी के लिए हो गया, एससी के लिए हो गया। तो ये पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में हमको पढ़ना नहीं भाई, हमको एक सीट रिजर्व करनी है, वो हमारे लिए होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब देख लेते हैं, ये जो मैंने आपको डिटेल दी है, ये मैंने आपको डिटेल दी है 2020 की। तो 2020 में आप देखिए कि जो हमारे पास ऑफिसर जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट थी वो 5076 पोस्ट थी। और अगर मैं
अब की बार की बात करूं तो अब की बार मेरे पास 5305 पोस्ट हैं, ठीक है। और पिछली बार कितनी थी, 50-76 थी, यानी कि जो हमारी सीट्स हैं वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी सीटें डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर कि कितना हमारे पास कितनी सीटें हैं, उसके बाद हमारे पास कितना स्टूडेंट जो है वो उसको अप्लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, कट ऑफ होता है। तो कहने का मतलब अगर दोनों बार देखा जाए तो अब की बार ये 4119 सीटें हैं पीओ पे, और लास्ट टाइम भी कितनी थी, 4201 थी, और इस बार कितनी है हमारी 40। तो पीओ की जो पोस्ट है वो कुछ कम हुई है, जो क्लर्क की पोस्ट है वो क्या हुई है, कुछ इंक्रीज हुई है। तो 2020 का मैंने ऐसे ही आपको एक आइडिया देने के लिए किया था, क्योंकि इसका जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे कट ऑफ के ऊपर। क्लियर है, ये अदर डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है उनके बारे में है, लेकिन ये हमारा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। फिर हम चलते हैं, देखिए जो प्री एग्ज़ाम है वो तो आपको पता है कि भाई आपको जो टोटल क्या मिलेगा, 45 मिनट आपको, सॉरी 45 मिनट आपको क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा पेपर के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिल रहा है या क्वांट के लिए आपको मान लीजिए 20 मिनट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 45 मिनट का टाइम आपको फुल मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपको कि आपको अपने हिसाब से डिवाइड करना है, क्योंकि 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और क्योंकि जो क्लियर का कट ऑफ जाता है, अभी मैं आगे आके आपसे कट ऑफ में बात करूंगा, तो कट ऑफ कई जगह का 79 भी गया है, ठीक है। आउट ऑफ 80 79 भी कट ऑफ गया है, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन और एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना। तो अब इन दोनों को कैसे एस्पेक्ट करेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए, किसी को 22 मिनट में डिवाइड कर लीजिए और किसी को 23 मिनट में डिवाइड कर लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़्यादा बेटर क्या है। रीजनिंग अगर ज़्यादा अच्छी है तो आप इसको 22 मिनट कर लो और मैथ को आप 23 मिनट कर दो, ठीक है, एप्टीट्यूड को। और अगर आपकी एप्टीट्यूड नहीं सही है तो उसको 23 मिनट कर दो, रीजनिंग को आप जो है क्या कर सकते हो, 22, वो मैथ को आप कर सकते हो 22 मिनट, और रीजनिंग को आप कर सकते हैं 23 मिनट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ज़्यादा बेटर क्या है, ठीक है। तो ये हमारा प्री एग्जाम है, दोनों ही चीज़ें आएंगी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल। इसके अलावा तीसरा कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन टाइम बहुत कम रहता है तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है एक्यूरेसी के साथ। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये मेन एग्जाम है हमारा, इसमें भी इन्होंने बताया कि जो ओवरऑल टाइम है वो आपका 2 आवर मिलेगा। ओवरऑल टाइम जो होगा वो आपको 2 घंटे मिलेगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, जो 50 नंबर आपका स्कोर करता है, और रीजनिंग है आपका जो आपका 50 नंबर स्कोर करता है। मेन एग्जाम में भी यही दोनों सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर नॉलेज में क्या है, ये 20 मार्क्स आपका स्कोर करता है। इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोगों की मान लीजिए नहीं सही है, तो वो लोग हिंदी प्रिपरेशन करें, हिंदी आपका 40 मार्क्स का आता है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है, यानी जीए का जो पेपर होता है, वो 40 होता है। तो जनरल अवेयरनेस में अब थोड़ा सा बैक में भी जाने लगे हैं, लेकिन पहले सिर्फ करंट अफेयर्स पूछते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बात करना है। एक अलग से मैं टॉपिक बना दूंगा कि जनरल अवेयरनेस में प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के हम लोग एक कायदे से उसका एनालिसिस कर लेंगे कि कैसे किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे आए थे। क्लियर है। इसके बाद देखिए एज की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपका क्या है कि 18 से, आप क्लर्क के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 28 होनी चाहिए। डेट समझ लीजिए, 2/6/1993 और 1/6/2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, और 2/6/1993 के पहले का नहीं होना चाहिए। और दोनों डेटें क्या हैं आपकी, इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 2/6/1993 है तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर किसी का 1/6/1993 है तो वो फॉर्म को नहीं भर सकता है। और सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर किसी का 2/6/2003 है तो फिर वो भी फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक। इसके अलावा फिर आपके बहुत सारे इसमें क्या रिलैक्सेशन है जो आपको मिलेगा अलग अलग, जैसे ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, तो अलग अलग है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन कर लेंगे। सेम आपका असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट के लिए है, आपका 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दे रखी है 3/6/1991 और 30/6/2003, दोनों डेट्स इसमें भी क्या है आपकी इंक्लूड। क्लियर है। इसके बाद और इन दोनों में हमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब एज अ फ्रेशर भी उसको कोई भी डाल सकता है। इसके बाद फॉर ऑफिसर स्केल 2 यानी कि डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट, ये क्या होती है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, ये सीधे मैनेजर की पोस्ट होती है। तो 21 साल से ऊपर होना चाहिए और 32 साल के नीचे होना चाहिए। डेट इन्होंने दे के रखी है, अब लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ मैनेजर, एज ए ऑफिसर ही आपका क्या होना चाहिए,
आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि अगर कोई अगर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे है, 2 साल उसने कहीं पर वर्क किया हुआ है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे या फिर किसी भी बैंक में, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। क्लियर है? फिर इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर ये आपका ऑफिसर स्केल थर्ड, यानी कि ये सीनियर मैनेजर की पोस्ट होती है। डेट यहाँ पे दी हुई है और इसमें क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे पूरा एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे क्या सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे। तो इसके लिए आप इतना याद रखिए कि 5 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ऑफिसर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। बात करते हैं लैंग्वेज की। देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे जो है स्टेट है जहाँ पे सिर्फ ये 2 लैंग्वेज मांगते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी कुछ स्पेसिफिक स्टेट है जहाँ पर उनकी खुद की एक नेटिव लैंग्वेज होती है, वो वहाँ पे क्या करते हैं, डिमांड मांगते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो आप पहले देख लें कि आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख लें कि कट ऑफ, जैसे यूपी है तो यूपी का कट ऑफ हाई रहता है, बिहार है इसका जो कट ऑफ होता है वो हाई रहता है। ठीक है, राजस्थान है इसका जो होता है कट ऑफ वो क्या रहता है, हाई रहता है। एमपी है, एमपी कट ऑफ कंपेरिजन टू आप यूपी बिहार और राजस्थान लेंगे तो उसका जो कट ऑफ होता है वो कम होता है। तो आप एमपी क्या कर सकते हैं, एमपी में एमपी से फॉर्म भर सकते हैं, सिंपल सी बात ये है। और वहां पे जो आपकी लैंग्वेज मांगा है वो भी हिंदी और इंग्लिश मांगा है, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट है। राइट, इसके बाद देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पीछे बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि कोई भी आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ये हम लोग बात कर रहे हैं क्लर्क की। ठीक है, ये क्या है आपका क्लर्क ग्रेड के लिए है। किसी भी बैचलर डिग्री, कोई भी आपकी डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम भी कुछ भी होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस का मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी। ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश मोस्टली तो यही है हम लोगों की तरफ से। बाकी अगर कोई मान लीजिए तमिलनाडु से भरा तो वहाँ की तमिल होनी चाहिए। राइट, तो इस टाइप से वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये आपका बैंक पीओ के लिए है। पीओ के लिए उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी निकली हुई है, मार्केटिंग ऑफिसर की भी निकली हुई है। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट पे हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, एलएलबी। तो उन वो सब जितने लोग भी ऐसे हैं वो सब के सब आपके बैंक पीओ के फॉर्म भर सकते हैं। और अदर से भी उनके स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो जॉब्स निकली हैं उनके लिए भी वो क्या है, एलिजिबल हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कुछ कुछ कि जैसे अगर चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट है तो वहाँ पे 1 ईयर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट कहीं पर भी आपने काम किया हो। लॉ ऑफिसर के लिए है तो 2 ईयर्स एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। कि भाई 2 ईयर का होना चाहिए और कहीं से भी आपने एलएलबी किया हो और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद फिर आपका आता है ट्रेजरी मैनेजर। तो ये क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए इन फाइनेंस आपने किया हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट फील्ड में कहीं पर भी, तो वो ट्रेजरी मैनेजर के लिए क्या होता है, एलिजिबल हो जाता है, वो फॉर्म को वहाँ पे भर सकते। क्लियर? फिर ऐसे ही हम लोग आगे देख लेते हैं कि अब हम बात कर रहे थे पीछे कि भाई एज रिलैक्सेशन हमको कितनी मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, है ना। तो अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसको 5 साल का मिलेगा। तो ऐसे मान लें क्लर्क के लिए अगर किसी की एज 28 है तो 5 ऐड कर दो तो 33 ईयर्स क्या हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी और वो एलिजिबल हो जाएगा। ओबीसी ऐसे ही 3 ईयर्स के लिए। पीडब्ल्यूडी आपका 10 ईयर्स का है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड के लिए इन्होंने दिया है कि वो 3 ईयर्स से मतलब होना चाहिए कि अगर कोई अगर सर्विसमैन है तो उसने कम से कम 3 साल तक क्या किया हो, आपकी डिफेंस की नौकरी की हो, ये है। इसके बाद विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी ने डाइवोर्स लेकर दोबारा शादी कर ली है तो उसको ये कंसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने रीमैरिड नहीं है वो, तो उसको 9 ईयर का क्या मिल जाएगा, आपको कंसेशन मिल जाएगा, एज में रिलैक्स मिल जाएगा। यानी कि अगर 28 है तो आप इसमें 9 ऐड कर दिए, 37 तक वो फॉर्म को फिल कर। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। अब फीस की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल फीस बढ़ गई थी। IBPS जो आपका 2021 है, इसमें अगर आप दोनों फॉर्म डालते हैं तो आपकी फीस कितनी है, 850 रुपये है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, और इसके बाद SC ST और OBC के लिए भी, SC ST और OBC के लिए आपका सिंपल है कि PWD के लिए 175 रुपीज़ फीस है। और बाकी इसमें जनरल OBC कोई भी आता है तो उसके लिए आपकी फीस जो है 850 रुपये है। और ये बोथ है, यानी कि दोनों के लिए। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं,
ये दोनों फॉर्म के लिए, क्लर्क और पीओ दोनों के लिए ये एलिजिबल। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि भाई रीजनिंग का सिलेबस क्या है, और ये पूरा सिलेबस ऐसा है कि आपका मेन भी कवर करेगा, ठीक है, और आपका प्री भी कवर करेगा। तो हमें कुछ ऐसा पढ़ाई स्टार्ट करनी है ताकि ताकि जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक होंगे प्री के लिए उनको हम पहले पढ़ेंगे, और बाद में हम जो मेन एग्जाम्स के लिए टॉपिक आएंगे वो सारे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे ऑड मैन आउट है, सिलॉगिन्स है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज टेस्ट है, रैंकिंग एंड टाइम है, डायरेक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, फिगर सीरीज है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, आर्ग्यूमेंट है, फिगर सीरीज टेस्ट है, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिक, नंबर है, कॉज एंड इफेक्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, स्टेटमेंट एज्यूम्पशन, असर्टेन एंड रीजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोड्स और मिसलिनियस टेस्ट। अब इसमें अगर मैं बात करूँ प्री के लिए, तो देखो ये तो हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, सीरीज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है, इधर आ जाओ सीटिंग अरेंजमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, इसी में आपका एक पजल आ जाता है, वो भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और बाकी ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ये 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, एनालॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे करके आ जाते हैं, नंबर से आ जाते हैं। तो ये आपके जो 8 टॉपिक है, ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पज़ल भी एक टॉपिक है, वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट में आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बाकी कभी 1 या 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से दे देता है। तो उसके बारे में ये है कि देखो आपको फोकस करना है, क्या है कि आपका 40 क्वेश्चन आएगा, और 40 क्वेश्चन में आपके जो 37 या 38 क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं 8 टॉपिक से बनेंगे। बाकी के 1-2 क्वेश्चन अदर टॉपिक से बन सकते हैं और बात आपकी अलग हो सकती है, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर पहले फोकस इनमें करना है, इसके बाद फिर हम मेन के लिए सारे टॉपिक्स पे पढ़ाई करेंगे। ऐसे ही मैंने क्या किया, क्वांट का दिया हुआ है। अब तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, डीआई है ना, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन है, राइट। इसके बाद फिर आपका जैसे ये है आपका कि एक टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आ सकता है, चार्ट एंड ग्राफ जो दिया हुआ है ये पूरा आपका क्या है, डीआई है, इससे आपके 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपका आना ही आना है, लगभग लगभग 5 नंबर का, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर सीरीज जो होता है चैप्टर, वो 5 नंबर का आपका आना ही आना है। मतलब ये हमारे क्या है कि बिल्कुल एक पेट टॉपिक है कि जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस में आप देख लो, बोट वाले क्वेश्चन देख लो, ट्रेन वाले क्वेश्चन देख लो, वो एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन हो गया, ये आना ही आना है। तो हमें क्या करना है, अब जैसे इसमें आपका इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन वो आना ही आना है। तो हमें जो फोकस करना है, वो हमें फोकस इस हिसाब से करना है कि हमारा जो ब्रॉड एरिया है पहले वो तैयार हो जाए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन वाले पे हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ये प्री की आपको प्री कैसे क्वालिफाई करना है, ये उसके लिए है। इसके बाद फिर हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिए, व्याकरण है, मिस्टेक है, फिर इन द ब्लैंक्स है, पैराग्राफ्स है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश ये आपके प्री में आनी नहीं है, तो उससे हमारा कोई बहुत खास मतलब नहीं है। कंप्यूटर का सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्यूटर में भी आपको पता है कि कंप्यूटर क्या होगा आपका, मेन में आएगा, प्री में नहीं आएगा, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स के जो यहाँ पे मैंने एक पूरा फुल टॉपिक दे के रखा हुआ है आपका करंट अफेयर्स के सिलेबस के लिए, तो ये भी आपका प्री से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस है वो मेन का है ना। तो इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि प्रीवियस जो हमारा कट ऑफ था वो कितना था। देखो प्रीवियस कट ऑफ ये हमें बता रहा हूँ क्लर्क का, कि भाई यूपी का गया था 73 कट ऑफ गया था, ठीक है, ये यूपी का कट ऑफ गया था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उड़ीसा का देखो यहाँ पे कट ऑफ कितना गया था, 79 कट ऑफ गया था, राइट। गुजरात का भी बहुत ज़्यादा जाता है, भाई 78 गुजरात का कट ऑफ किया था। बिहार का देख लो बहुत जाता है, 75 जाता है। आंध्र प्रदेश 76 बहुत जाता है ना। यहाँ पे सारे नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का देखो कंपेरिजन टू इधर कम है, 67। और एमपी का देखो, एमपी का भी क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश में आपकी जो लैंग्वेज लेगा वो हिंदी और इंग्लिश ही लेगा, बाकी कोई नहीं लेगा। तो आप मध्य प्रदेश से भी आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप पूरा देख लें प्रीवियस ईयर कट ऑफ, क्योंकि 2017 में तो कट ऑफ बहुत जो है कम गया था, बहुत कम गया था 2017 में कट ऑफ। और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूएशन पे क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है ना। ये कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है, ये भी एक रीज़न है, क्लियर है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करनी है। तो ये तो आपका हो गया ऑफिस असिस्टेंट का जो कट ऑफ था।
और ये आपका जो कट ऑफ है, ये आपका पीओ कट ऑफ है। आप देख लो पीओ का कट ऑफ कंपेरिजन टू क्लर्क बहुत कम जाता है, 47 है। मान के चलो कि कहीं कहीं ऐसे उड़ीसा का 62 है, वहाँ का बहुत जाता है, हरियाणा का भी 60 है, ठीक है, गुजरात का 59 है, आंध्र प्रदेश का 52 है, और यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल का 52 है, ठीक है। तो कई जगह क्या होता है कि जो कट ऑफ होते हैं बहुत कम जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अगर हिंदी और इंग्लिश है तो सिर्फ आपको उतना ही भरना चाहिए। आपको ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अगर जहाँ से कट ऑफ कम है हम वहाँ से भरें, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी आप कहाँ से भरते हैं, लेकिन कट ऑफ देखने के बाद ही आप क्या करें, फॉर्म को भरें, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग जो है सैलरी की कितनी होती है। तो देखो जो इन हैंड सैलरी होती है पीओ की, वो लगभग लगभग मान के चलो कि जो टोटल सैलरी होती है वो करीब होती है, मिलती है 40 से लेकर 42 तक जो सैलरी होती है, और जो कट कुट के जो भी आपको मिले ये आपको क्या होती है, ऑफिसर स्केल की सैलरी होती है। और अगर मैं बात करता हूँ क्लर्क की सैलरी की, तो जो क्लर्क की सैलरी होती है वो इन हैंड आई थिंक वो शायद 22 से 23 हज़ार रुपये इन स्टार्टिंग में आती है, क्योंकि सैलरी ज़्यादा होती है, सैलरी होती है करीब जाके 30 या 32 हज़ार रुपये सैलरी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी पे है, वहाँ का अलाउंस क्या है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, कटती हैं, तो इन हैंड जो सैलरी आती है वो 22 से 23 हज़ार रुपये क्या होती है, सैलरी आपकी क्लर्क की आती है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ जाती है। और आपके जो ऑफिसर स्केल की सैलरी होती है वो आई थिंक जो हाथ में आती है वो मतलब होती 40 42 है, कट कुट के जो भी आती हो, 35 36 कहीं पे 40 तक, वो डिपेंड करता है शहर के ऊपर, शहर टू शहर डिपेंड करता है। तो सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, और अब की बार पोस्ट भी जो है पिछली कंपेरिजन टू देखा जाए कि ज़्यादा है। और पीओ का कट ऑफ जो होता है ना वो बहुत लिमिटेड जाता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है जो पीओ का कट ऑफ होता है। तो प्रिपरेशन हमको इतनी अच्छी रखनी है। और सबसे आपको ये बता दूं कि बैंकिंग में जितने भी एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग में, उसमें सबसे जो ईज़ी एग्ज़ाम्स होता है वो आरआरबी का एग्ज़ाम। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करिए। मेरे से जितना भी हो पाएगा, जो भी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा मैं कर दूँगा, क्योंकि मैं क्वालीफाई कर चुका हूँ सारी चीज़ों को, इसलिए। और फिर मैंने जॉइन किया, फिर उसके बाद मैंने एज़ अ टीचर जॉइन किया यहाँ पे प्राइमरी में। तो इसलिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने क्वालीफाई भी किया है, इस वजह से मैं आपको जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आते रहें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।